वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलैना से मजाक कर सके। जब अलैना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलैना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। जब अलैना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। यह सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का क्या करने वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलैना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसे लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, यह हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम की यहां खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव! ये नाम सुनते ही अनन्या की त्योरिया चढ़ गई और अगले ही पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले ही एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, वो तेरा पति है। नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू मेरी गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूं। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो कैब नहीं लेना चाहता है। मैं फिर कह रही हूं, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर, चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकते हो। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदा डाउन टू अर्थ और ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी टुच्ची बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा।
ये सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके? तुमने एके का सूट पहना हुआ है? मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहां से ले आए? वो अकरम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था ना, तो मैंने सोचा कि उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद ही लूं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया, तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है। तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो। चाहत अनन्या की बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी। वह बहुत देख समझकर अपने लिए कुछ पसंद करती थी। वह बहुत चूजी थी। तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया? यह सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। सामने देख! जब अनन्या इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग लेन में आ गई थी और उसके ठीक सामने एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। यह देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है? क्यों मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब दे पाता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशांत है। ये लोग दिग्पाल छिंगावत के आदमी है। तो ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए? इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की तादाद इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा? इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहा हो ईशान? प्रिंस मर गया? एनीवेज, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशान बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वो यही हमारे सामने है। ईशान की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के पास आ पाते, अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशान को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहाँ लेकर आओ अभी। ईशान के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी। उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ जकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाईं तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। बचे हुए कुछ आदमी भी अभिनव पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे कि इतने में कहीं दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने यह आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, पुलिस आ गई, भागो! उसकी बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशान की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से बाहर रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव के सिर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया। उसके सिर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा।
अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। कुछ देर के बाद अभिनव अनन्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसने उसे भर्ती करवा दिया था। इस बीच पुलिस भी अनन्या से मिलने और उसका बयान लेने के लिए वहां पहुंच गई थी। अभिनव अनन्या के प्राइवेट रूम के बाहर बैठा दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन ये चिंता उसे अनन्या की नहीं बल्कि अपनी थी। उसने उन लोगों को जिस तरह से मारा था उससे अनन्या को अभिनव पर शक हो सकता था। ऐसे में वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह से अनन्या ने वो सब ना देखा हो जो अभिनव ने उन लड़कों के साथ किया था। जब अनन्या को होश आया तो डॉक्टर ने नर्स से कहा कि वो अभिनव को अंदर बुलवा ले, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया था। वो अभिनव से नहीं मिलना चाहती थी। इस बीच शर्मिला और राजीव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जब वो दोनों अनन्या से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में दाखिल हो रहे थे, तब अभिनव भी उनके पीछे अंदर चला आया था। जब वो तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनन्या रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अब तो मैं गई। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किडनैप करके ही रहेंगे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि चाहत वहां थी। जैसे एक आदमी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो इतने में चाहत ने उस आदमी के पेट में लात मार दी। जब अनन्या ने उसकी जगह चाहत का नाम लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। वो समझ गया था कि अनन्या उस घमासान लड़ाई को देखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। वो घबराहट में ये भी भूल गई थी कि उन लोगों को चाहत ने मारा था या अभिनव ने। अनन्या ने आगे कहा, मुझे नहीं पता उन लोगों ने हमें क्यों रोका। वो कह रहे थे कि कोई प्रिंस नाम का आदमी मर गया है, लेकिन मैं सच में किसी प्रिंस को नहीं जानती हूँ। वो कह रहे थे कि वो प्रिंस की मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लेंगे। अभिनव अब तक समझ चुका था कि प्रिंस कौन है। ये वही आदमी था जो उस दिन जॉनी को मार रहा था। एक सेकेंड, तुम कह रही हो कि जब ईशान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तब अभिनव तुम्हारे साथ था? वो क्या कर रहा था? यह सवाल सुन अनन्या ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और अभिनव को देखने लगी। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आखिर में अनन्या ने कहा, ये कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पुलिस ने बताया कि जब हमारे साथ ये सब हो रहा था तब ये गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। यह सुनते ही अभिनव का मुंह खुला का खुला रह गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शर्मिला ने कुड़ते हुए कहा, मुझे पता था मुझे पता था कि ये निकम्मा ऐसे टाइम पर कुछ नहीं करेगा। ना सिर्फ ये फटीचर है बल्कि फट्टू भी है। शर्मिला, शांत हो जाओ, राजीव ने बीच में कहा। अभिनव उन दोनों की बहस को बस सुन रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर उसे मौका मिलता भी तो भी वो कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अनन्या के प्राइवेट रूम से बाहर निकला और फिर से कॉरिडोर में आ गया। जैसे वो कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि सामने से चाहत भी चली आ रही थी। जैसे उसने अभिनव को देखा तो बोली, अनन्या को होश आ गया? अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव का बुझा हुआ चेहरा देख चाहत की इच्छा हुई कि वो पहले अभिनव का हाल पूछे, लेकिन उसने अपने ख्याल को जाने दिया और खुद अनन्या के प्राइवेट रूम में चली गई। वो कुछ देर तक अंदर रही और उसके बाद बाहर आ गई। इधर अभिनव भी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अभिनव से कहा, चिंता करने जैसा कुछ नहीं है, इन्हें बस पैनिक अटैक आया था। आप चाहे तो शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, अभिनव ने कहा और फिर से कॉरिडोर में लगी बेंच पर आकर बैठ गया। चाहत उसके बगल में आकर बैठी और बोली, तुम ठीक हो? अभिनव ने बिना चाहत को देखे बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, अनन्या कैसी है?
डॉक्टर कह रहे थे कि हम उसे आज शाम को घर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो शाम तक रुकने वाली है। वो अभी के अभी घर जाना चाहती है। अभिनव ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। आखिर में चाहत ने गहरी सांस ली और बोली, तुमने अनन्या को इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? यह सुनते ही अभिनव को झटका लगा। उसने चाहत को देखा और बोला, किस बारे में? यही कि तुम उसकी जान बचाने के लिए इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ गए। यह सुनते अभिनव की सांस एक पल के लिए मानो अटक गई। भले ही अनन्या अभिनव को लड़ते हुए नहीं देख पाई थी, लेकिन चाहत ने तो उसके एक एक वार को देखा था। अभिनव की हैरानी को शांत करने के लिए चाहत मुस्कुराई और बोली, तुम तो बड़े खतरनाक लड़ते हो यार। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार तुम्हें यह सब करते हुए देख रही थी, लेकिन डूड, कल वाली फाइट तो वाज लाइक टॉप नॉच। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने अनन्या को यह सब बताया क्यों नहीं? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अभिनव ने हताशा भरे सुर में कहा। इस पर चाहत ने कहा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभिनव, ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अभिनव ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और बोला, अगर तुम्हें यह डाउट हो रहा है कि मैंने फाइट करना कहाँ सीखा, तो मैं बता देता हूँ। मैं सड़कों पर, गलियों में, गंदे स्कूल्स में, मैदानों में और यहाँ तक कि कॉलेज में भी बहुत लड़ा हूँ। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ता था। लड़ना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। और सच बताओ तो मुझे लड़ने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। मुझे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। इतना कहते ही अभिनव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अगर इस वक्त चाहत उसकी आंखों में देखती तो वो समझ जाती कि अभिनव झूठ बोल रहा है। चाहत ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, टाइम टू गो। फिर कभी मिलेंगे, तसल्ली से बातें करेंगे। इतना कहते ही चाहत अपनी जगह से उठी, अभिनव को देख मुस्कुराई और आखिर में हॉस्पिटल से निकल गई। अभिनव उसे जाते हुए देख ये सोच रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में जानने के लिए इतनी बेताब क्यों है। क्या बात है मिस्टर बेकार, अब आप बेंच तोड़ रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप निकल गए होंगे। अभिनव को पीछे से किसी की आवाज आई। अभिनव आवाज सुनते ही समझ गया था कि ये शर्मिला की आवाज है। वो खड़ा हुआ और पलटा तो पाया कि शर्मिला और राजीव अनन्या के कमरे से बाहर आ गए थे। राजीव नजर नहीं आ रहा था। अभिनव ने अनुमान लगा लिया था कि वो डॉक्टर से मिलने गया होगा। हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी अपने हिसाब से पहुंच जाना, शर्मिला ने कहा और अनन्या की तरफ देखने लगी। अनन्या भी गुस्से में अभिनव को घूरते हुए देख रही थी। आखिर में शर्मिला ने कहा, चलो। अभिनव अब उन्हें बाहर जाते हुए देख रहा था। उनके लिफ्ट में घुसते ही अभिनव ने गहरी सांस ली। वो इतना तो समझ गया था कि इन जैसे लोगों की नजर में आने के लिए उसे अपने खून की आखिरी बूंद भी खर्च करनी पड़ सकती है। तभी राजीव उसके पास आया और बोला, तुम यहां क्यों खड़े हो? और शर्मिला और अनन्या कहाँ है? वो दोनों निकल गए हैं। राजीव ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों के बीच क्या हुआ होगा, राजीव ये पहले ही समझ चुका था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह अनन्या की गाड़ी की चाबी है, तुम उसे लेकर घर आ सकते हो। और इतना कहकर राजीव भी वहां से बाहर निकल गया। अभिनव देख पा रहा था कि उन तीनों में अगर कोई अभिनव का सबसे ज्यादा ध्यान रखता था तो वो राजीव था। अभिनव नीचे आया और अनन्या की गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे याद आया कि वो इन सब चक्करों में नंदिता को फोन लगाना तो भूल ही गया था। एक बार घर जाने के बाद शायद वो नंदिता को फोन नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और नंदिता को फोन मिला दिया। पहली घंटी बजते ही नंदिता ने फोन उठा लिया और बोली, अगर तुमने फोन करने में 1 मिनट की भी देरी कर दी होती ना तो मैं तुम्हें जान से मार देती। नाम बताने से पहले पहचान गई किसका फोन है? हाँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी परमिशन के बिना कोई मुझे फोन कर ले। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, टाइगर। सही बात है। वैसे कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज, मुझे नंदिता मत बुलाओ, उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा,
क्यों? तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूं। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।